नमस्कार मित्रों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूँ। थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ चुका है तो कुछ दिन ऐसा डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन फिर मैं रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा वीडियो। लगभग 3 दिन में जो पहला शेड्यूल है 2 से 3 दिन में वैसे अपडेट करता रहूँगा। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ दिनों तक लगभग ये मई या जून लगभग क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कुछ इमरजेंसी कंडीशंस आ चुकी हैं, तो उसके कारण थोड़ा शेड्यूल बिगड़ चुका है मेरा। तो जैसे जैसे कोशिश करूँगा वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। ओके, तो आज के वीडियो में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। आज के वीडियो में हम लोग जो मेडिवल हिस्ट्री चल रही है उसमें हम लोग लास्ट वीडियो में रज़िया सुल्तान कवर कर लिया था। ओके, रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत जो चल रहा है उसमें 1214 रज़िया सुल्तान की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद का पोर्शन आज कवर करेंगे। ओके, आज के पोर्शन में हम लोग बलबन की स्टार्टिंग तक ले जाएंगे, लेकिन बलबन का जो मेन वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ बलबन पर कंसंट्रेट करते हुए बलबन को ही कवर करेंगे। लेकिन आज का वीडियो हम लोग रज़िया सुल्तान के बाद बलबन 1265 तक जो दिल्ली सल्तनत का जो अंपायर चला है उस पर चर्चा करेंगे। ओके, तो जो नए व्यूअर्स हैं, तो नए दर्शक उनको बताना चाहूँगा, इस चैनल पर हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पज से जीएस से संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय संविधान और एनसीआर हिस्ट्री मैंने कवर कर लिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप करूँगा। ओके, तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। तो वहीं से पकड़ने की कोशिश करेंगे। 1240 रज़िया सुल्तान की मृत्यु हो चुकी है। रज़िया सुल्तान की मृत्यु कैथल में कुछ डाकुओं ने मिलकर उनको मार दिया और साथ में साथ अलाउद्दीन भी मर चुका। अब इसके बाद दिल्ली सल्तनत में स्थिति क्या बन रही थी? अब देखिए एक स्थिति ये बन रही है कि तुर्क अमीर जो थे, जो चालीसों का गुट था या ग्रुप था, वो अपनी शक्तियों को क्या जाए अपडेट कर रहा है। मैंने कहा इल्तुतमिश ने एक संगठन बनाया था चालीसा, जिसमें 40 सरदार का समूह था, तुर्की अमीर थे इसमें। तो जो अच्छे क्वालिटी टॉप रैंक के थे उनमें सेलेक्ट करके उनको बना दिया। अब यही जो ग्रुप बन गया ये अपनी मोनोपोली एकाधिकार बनाने की कोशिश कर रहा था दिल्ली एम्पायर के ऊपर। तो रज़िया सुल्तान को जैसे तैसे इन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन अब स्थिति ये बन रही है कि चालीसा अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं, वो इनकी देखिए 2 शर्तें हैं, समझने की कोशिश करिएगा। चालीसा के सदस्य सरदार ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि इल्तुतमिश के वंशज से दिल्ली की गद्दी पर ना बैठे। उनका ये कहना है कि आप दिल्ली की गद्दी पर जिसको मन हो बैठा लो, मुझे मतलब नहीं। लेकिन जो सुल्तान बैठेगा वो चालीसा के द्वारा दिए गए परामर्श और राय के अकॉर्डिंग ही कार्य करेगा। मतलब जो वास्तविक पावर होगी, वो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे बोल सकते हैं हम लोग, जो मेन पावर होगी वो चालीसा अपने अंडर रखना चाहिए और गद्दी पर आप राज सुख का उपभोग करिए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ को कैसे चालीसा के सरदार और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के बीच में एक संघर्ष की स्थिति चलती है। लगभग 22 से 25 सालों तक ये संघर्ष की स्थिति चलती है। एक शासन आता है, हटता है, फिर आता है, फिर हटता है। कुछ शासक समझदार होते हैं जो चालीसा के सरदारों के द्वारा बात मान लेते हैं, और ये संगठन जब खत्म होता है, ये संघर्ष जब खत्म होता है तो उसमें बलबन का उदय होता है। और इस संगठन के खत्म होने और इसी संगठन को जो खत्म करता है वो बलबन होता है। मतलब जो संघर्ष सुल्तान और चालीसा के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जब ये संघर्ष खत्म हो जाएगा, इस संघर्ष को खत्म करेगा बलबन, और इस चालीसा के संगठन को भी बलबन ही खत्म करेगा। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 1240 के बाद से रज़िया सुल्तान। लास्ट वीडियो देखकर ही आप इसको कवर करने की कोशिश करिए। 1240 यहाँ पे क्या हुआ, रज़िया सुल्तान मर चुकी है। तो अब तुर्की अमीर, देखिए तुर्की अमीर में इसका मतलब ये नहीं कि सारे तुर्क आ रहे हैं। चालीसा के जो सदस्य हैं उन्हें सरदार कहा गया, टॉप रैंकर। अब देखिए मैंने कहा था दरबार में 2 टाइप के लोग थे, एक ताजिक थे, एक तुर्क थे। ताजिक मतलब गैर तुर्क थे। ओके, और तुर्क तो जो चालीसा के सदस्य थे उसके ही फेवर में हमेशा सारे तुर्क रहते थे। और मेन बात ये समझने वाली है कि चालीसा के ही अंडर में सेना भी मानती थी। बस जो दिल्ली सल्तनत की सेना थी वो चालीसा की ही बात मानती थी, क्योंकि असली पावर तो इन्हीं के पास थी। एक लंबे समय से ये सुल्तान की सेवा कर रहे थे। ये लास्ट वीडियो में मैं बता चुका, एक लंबे समय से सुल्तान की सेवा कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनके पास सैन्य पावर भी आ गई थी, सैन्य सेना इन्हीं की बात मान रही थी। ठीक, तो 1240 में जब रज़िया सुल्तान की मृत्यु जाती है तो स्थिति ये बनती है, जो ये चालीसा के सदस्य कहते हैं वो कहते हैं सुल्तान कोई भी बने, सुल्तान कोई भी क्या, इल्तुतमिश के
जो इल्तुतमिश के वंशज ही बने, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो वो कार्य करे वो इनके अकॉर्डिंग कार्य करे, कार्य वो चालीसा के अकॉर्डिंग करे, ये इसका मानना था। अब देखिए इल्तुतमिश के बारे में बता दूं, इसका शमसी वंश था, शमसी वंश था और इलबारी जाति थी। ये बात जाता है कि अभी जब ये शमसी वंश का लास्ट शासक आएगा तो ये समझ में आएगा। इल्तुतमिश शमसी वंश का था और बलबन आफ्ताबी वंश का, तो लेकिन जाति उसकी भी इलबारी थी। ठीक, तो अब देखिए यहाँ रजिया सुल्तान की मत हो जाएगी। अब यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि तुर्की सरदारों को जो चैलेंज करेगा उसको ये रास्ते से हटा देंगे। ठीक, उसको ये रास्ते से हटा देंगे चालीसा से। तो इसीलिए रजिया सुल्तान के बाद इन्होंने क्या किया, एक अपने ही कठपुतली टाइप के राजा को सिंहासन पर बैठाया। किसको बैठाया? इल्तुतमिश के एक और पुत्र बहराम शाह को इन्होंने गद्दी पर बैठाया। ये पहले बैठा चुके थे जब रजिया सुल्तान जेल में थी, उन्होंने उस समय गद्दी पर बैठा दिया था। इसका टाइम पीरियड क्या रहा? 1242 इतना टाइम पीरियड रहा। अब बहराम शाह को इस शर्त पर बैठाया गया था कि आप सत्ता का सुख का उपभोग करिए लेकिन कोई कार्य नहीं करिए, कार्य सत्ता पर जो नियंत्रण का कार्य है वो हम ही करेंगे। इसको 2 शर्तें बताई गई थी कि आप सत्ता का उपभोग करिए, ठीक, सुल्तान बैठे रहिए, बढ़िया राज ठाट से कार्य करिए, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो नियंत्रण का कार्य है वो चालीसा के अंडर में रहेगा, शासन जो मेन काम करेगा वो चालीसा ही करेगा। ठीक, अब स्थिति बन गई, बहराम शाह कठपुतली के तौर पे सिंहासन पे आके बैठ गया। रजिया सुल्तान का चैप्टर क्लोज हो गया। अब एक नया अध्याय चल रहेगा, चालीसा और सुल्तान के बीच संघर्ष की जो स्थिति बन रही है उस पर कंसंट्रेट करेंगे। तो देखिए बहराम शाह गद्दी बैठ गया। अब देखिए स्थिति क्या बन रही है। बहराम शाह शुरुआत में तो चुपचाप बैठा रहा, बिल्कुल मिट्ठू भर के बैठे रहे, कोई किसी से कोई गुजर नहीं, जैसे आप चालीसा करेंगे वैसे ही सिर हिला रहे हैं जैसे बैठे हैं। ठीक, लेकिन अब देखिए स्थिति क्या बननी है। चालीसा के सरदारों ने शासन पर पकड़ मजबूत करने के लिए एक नया पद बना दिया, नायाब ए ममलिकत। ठीक, ये पद का नाम रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी पूरे चैप्टर में चलेगा, नायाब ए ममलिकत। इस पद को बनाया, ये सुल्तान के इक्विवेलेंट पद था, सुल्तान के इक्विवेलेंट पद था, मतलब सुल्तान इससे पूछे बिना कोई काम ही नहीं कर सकता। ठीक, और यहां पर बैठा कौन इस पद पे? इस पद पे बैठा ऐतगीन, लास्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऐतगीन। दूसरा एक पद बना वजीर, इस पर कौन बैठा? मुहाजबुद्दीन, यानी सबके नाम देख कंसिडर याद रखिएगा, कई बार अब ये सब नाम आएंगे, मुहाजबुद्दीन ये थे। अब देखिए शासन की बागडोर 3 हाथों में आ चुकी थी, शासन की बागडोर, एक तो सुल्तान, दूसरा नायाब ममलिकत ऐतगीन मतलब, और वजीर मुहाजबुद्दीन, 3 राजा हो गए कुल मिला के। अब क्या होता है, स्थिति क्रिएट हो, 3 सम इक्विवेलेंट पावर वाले आएंगे तो आपस में कॉन्ट्राडिक्शन आने लगेगा, टकराने लगेंगे, यही हुआ स्थिति। ऐतगीन की ज़्यादा पर निकल आए, ठीक है, ऐतगीन अपने ईगो में ज़्यादा रहे और इसी ईगो में इन्होंने क्या किया, ऐतगीन ने अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की। पहली बार राजा के इक्विवेलेंट पावर मिली थी सब कुछ, तो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया कि बहराम शाह की बहन और इल्तुतमिश की विधवा पुत्री जिसकी शादी हुई थी वो विधवा थी, उससे विवाह कर लिया। अब विवाह कर लिया तो कुल मिला के बहराम शाह के बहनोई हो गए। ठीक, विवाह कर लिया तो ये बहराम शाह का बहनोई हो गया। अब उनको लगता कि बहराम शाह अब कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि अब तो रिश्तेदारी हो गई, एक तो सुल्तान के कुलन हम खुद बैठे हैं और दूसरी पर विवाह कर लिया, तो अब बहराम शाह कुछ नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या, अब एक तो ने शादी विवाह कर लिया, दूसरा क्या किया, अपने महल के आगे, वो अपनी भाषा में बोलें तो जैसे बोलते हैं बैंड बाजा, जैसे जब राजा आते नहीं तो उस पर बाजे बजते हैं उनके खुशी में, जैसे खुतबा पढ़वाना या फिर बाजे बजवाना, नगाड़े बजवाना, वो स्टार्ट कर दिया और महल के आगे हाथी खड़े कर दिया, मतलब अपने आप को सुल्तान ही समझने लगा ऐतगीन। इससे क्या हुआ, बहराम शाह को असंतोष होने लगा, बहराम शाह का गुस्सा चढ़ा कि भाई सुल्तान तो हमें ये सब हमको करना चाहिए, और कल का लड़का आया है और सुल्तान बन के बैठ गया और हम मेन पावर जब मेरे पास है। तो इसने क्या किया, अब चली चाल,
बहराम शाह ने। देखिएगा पूरी फिल्म, पूरी एक मूवी तरह समझिएगा। बहराम शाह गद्दी पे बैठा है, चालीसा ने एक नया पद बना दिया है, नायाब ए ममलिकत, जिस पर एतगीन को बैठा दिया है, और वजीर 3 इक्के आ गए हैं कुल मिला के शासन के। तो यहाँ अभी दोनों लोग शांत बैठे थे। एतगीन ने अपनी शक्तियों में वृद्धि करने के लिए पहली बार बहराम शाह की बहन से शादी कर ली, फिर अपने नगाड़े बजवाना शुरू कर दिया महल के आगे, और हाथी रखना शुरू कर दिया, पूरी सुल्तान की वेशभूषा, सुल्तान वाला एटीट्यूड आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, बहराम शाह ने इस असंतोष के कारण इसके ही महल में इसकी हत्या करवा दी। बहराम शाह ने इसके एतगीन की हत्या करवा दी, महल में ही, इसी के महल में इसकी हत्या करवा दी। ठीक है, एतगीन की हत्या कर दी। और क्या किया, अपने दरबार में जितने भी तुर्क थे, जितने भी चालीसा के सदस्य थे, उनको धीरे धीरे या तो पद से हटा दिया या तो उन्हें डिमोट कर दिया। ठीक है, कुल मिला के दरबार में इसने तुर्कों की शक्ति को कमज़ोर करने की कोशिश की। मतलब देखिए एतगीन ने क्या कि बहराम शाह ने क्या, पहले एतगीन को रास्ते से हटा दिया, सबसे मेन पावर हटा दी, और फिर धीरे धीरे क्या किया, अपने दरबार से जो तुर्की दरबारी बैठे थे उनको हटाना या उनको डिमोट कर दिया, उनको पद से हटा दिया, और कोई भी विरोध करता था तो उसको मरवा देता था। ठीक है, बहराम शाह ने कोई भी करता था उसको मरवा देता था। यानी कि सिर्फ 2 महीने के अंदर ही तुर्की चालीसा ये समझ गए कि उन्होंने बहराम शाह पे यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। बहराम शाह पे गलती कर दी, यानी कि अब जो चालीसा के सदस्य तुर्की थे वो अपनी सुरक्षा को लेकर संशय होने लगे, वो अपनी सुरक्षा को लेके, सिक्योरिटी को लेके वो अपने काजक डरने लगे कि अब आवाज़ उठाई तो कहीं बहराम शाह, जब उसने एतगीन को उसी के घर में मरवा दिया तो हमारे तो कोई दम ही नहीं है, हमको भी साफ रास्ते से हटा देगा। तो चालीसा जो सरदार थे या फिर कह सकते हैं जो तुर्की अमीर थे, वो सब सुरक्षा के माहौल में ढलने लगे। लेकिन अब एक नया पेच आता है, वो होता है मुहाजिबुद्दीन का। ये देखिए एक बात गारंटी पता है, ये गैर तुर्क है, ये ताजिक है, ये माइंड में रखिएगा, ये ताजिक है, गैर तुर्क है। तो इसको ये पता था कि हमको इतनी जल्दी हटाया नहीं जाएगा क्योंकि मैं तुर्क हूँ ही नहीं। ठीक, अब इसने एक षड्यंत्र रचा, इसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि बहराम शाह को गद्दी से हटाना है, बहराम शाह गद्दी, क्योंकि अब इस पर धीरे धीरे कंट्रोल नहीं रहेगा, आज नहीं तो कल यह मुझ पर भी वार करेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुहाजिबुद्दीन चालीसा को सपोर्ट कर रहा था। तो अब इसने एक षड्यंत्र रचा। अब देखिए मुहाजिबुद्दीन ने क्या किया, उसने पूरे मन में प्लानिंग कर ली थी कि मौका पाते ही मैं बहराम शाह को गद्दी से हटा दूंगा, मौका पाते ही बहराम शाह को गद्दी से हटा दूंगा। और जिसको मौका मिला, तायर के नेतृत्व में मंगोल ने आक्रमण किया था, तायर के नेतृत्व में मंगोल आए और उन्होंने सब आक्रमण किया। बिल्कुल समरी में देखते हैं, लाहौर को घेर लिया, लाहौर को घेर लिया। अब यहाँ पे बहराम शाह ने तुर्की चालीसा के नेतृत्व में एक सैन्य संगठन भेजा लाहौर मंगोल के विरुद्ध, और जिसका हेड था वजीर, मतलब मुहाजिबुद्दीन। यही मौका मुहाजिबुद्दीन ने भुना लिया। अब जाके जब वो लाहौर पहुंच रहे थे, पूरी सेना थी, तुर्क अमीर थे, चालीसा पूरे सरदार थे और वज़ीर खुद था। अब इसमें कंडीशन ये होती है कि वज़ीर यहाँ पर मुहाजिबुद्दीन सेना के सामने कहता है कि सुल्तान ने आप सभी तुर्की अमीरों को मार देने की गुप्त आज्ञा भेजी है। झूठ ही बोल दिया कि सुल्तान ने सभी तुर्क अमीरों को मारने की गुप्त आज्ञा भेजी है। इससे सारी सेना क्रुद्ध हो जाती है और वापस लौट आते हैं, और दिल्ली में बहराम शाह वर्सेस होता है सेना की लड़ाई होती है। बहराम शाह की तरफ से इनके जितने समर्थक होते हैं, महल की जनता होती है, ठीक है, और यहाँ सेना में तुर्की अमीर सब इनके सपोर्ट में होते हैं। तो दोनों में लड़ाई होती है और एट लास्ट बहराम शाह हारता है, उसे पद से अपदस्थ करते हुए उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक, उसकी हत्या कर दी गई बहराम शाह की। अब एक बार फिर से पूरी समझेंगे। रजिया सुल्तान के बाद चालीसा ने बहराम शाह को गद्दी बैठाया, एक तरह से कठपुतली तौर पर कि आप राजसुख भोगिए, हमको शासन करने दीजिए, और एक नायाब ममलिकत का एक नया पद बना दिया। अब शासन के तीन एंगल आ रहे हैं, एक सुल्तान, एक नायाब और दूसरा वजीर।
नायाब ऐतगीन ने अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप उसे मृत्यु प्राप्त हुई। फिर बहराम शाह अपनी पावर को, मतलब अपना पावर याद आ गई और धीरे धीरे वो अपनी पावर को बढ़ाने लगा। इससे वजीर विद्रोह करता है और यहाँ पे मैनिपुलेट करते हुए बहराम शाह को रास्ते से हटाते, बहराम शाह की गद्दी चली गई। अब इसके बाद देखिए चालीसा का और इनका संघर्ष चलता ही रहेगा सुल्तान का। 1242 में 1246, अब इसके बाद चालीसा ने एक नए सरदार सुल्तान को गद्दी पर बैठाया। वो कौन था? रुकमुद्दीन फिरोज शाह। रुकमुद्दीन फिरोज शाह जिसे आप पढ़ चुके हैं, फिरोज शाह का पुत्र था और इल्तुतमिश का पौत्र अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, छोटा सा टॉपिक है। अलाउद्दीन मसूद शाह ये बैठा गद्दी पर। अब ये भी इसी सर पे बैठाया गया था कि भाई हमको परेशान ना करना, आप चुपचाप आप राज सुख भोगो, कंट्रोल चालीसा ही करेगी। और ये बात इसने बहराम शाह के से देखकर अलाउद्दीन मसूद शाह को समझ में भी आ गया था कि ज़्यादा विद्रोह करने वाला नहीं है, तो नहीं तो रास्ते से कैसे हटाया जाता है। ये देख लिया, रजिया को भी देख लिया और बहराम शाह को भी देख लिया। तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह शांत बैठा। लेकिन वजीर, देखिए एक बात और, यहाँ पर जब ऐतगीन को मार दिया था तो बहराम शाह ने नायाब के पद को समाप्त कर दिया था। तो अब यहाँ आते ही आते तुरंत सबसे पहले नायाब के पद को बना दिया गया, नया फिर से बना दिया, नायाब ए ममलिकत। नायाब ए ममलिकत फिर से बनाया गया ये पद, और इस पर जो पद पर बैठाले गया उसका नाम था मलिक कुतुबुद्दीन। मलिक कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन को बैठाला गया। ठीक, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, शांति। ना तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह किसी को छेड़ रहे थे और ना ही ऐतगीन ये नाया अपनी पावर को एक्शन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब की एंगल ये बना कि वजीर मुजाहिबुद्दीन, इनको दिक्कत हुई। वजीर कह रहे यार मेन रोल मैंने प्ले किया था, बहराम शाह को गद्दी में हटाने में मेन रोल तो मैंने प्ले किया। मैंने तो झूठ बोला था कि बहराम शाह ने आप सबको मारने की गुप्त आज्ञा भेजी है। तो इसने अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न किया, उस दरबारियों को अभ्यस्त करने का प्रयत्न किया। वो वजीर था, इसकी सिक्का भी चलता था, इसके बाद लोग सुल्तान इसकी बात मानता भी था। तो धीरे धीरे इसने अपनी शक्ति को एक्सटेंड करने की कोशिश की। तो कंट्रोल नायाब के हाथ में था, इसको भी इसके पद से हटा दिया गया। मुहाजिबुद्दीन को अपने पद से हटा दिया गया और नया वजीर बना, क्या नाम था इसका? नजमुद्दीन ये बना, एक नया वजीर बना। ठीक, लेकिन अब एक नया उदय हो रहा है, एक नया करैक्टर उदय हुआ, आमिर ए हाजिब, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रधानमंत्री, सुल्तान का प्रधानमंत्री आमिर ए हाजिब। आमिर ए हाजिब, ओके, ये एक नया बात बना और इस पर कंट्रोल आया बलबन का। ठीक, अब यहाँ पर बलबन का उदय हो रहा है। देखिए बलबन का उदय तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इसको एक अच्छा पद मिल रहा है। लेकिन बलबन की स्टार्टिंग इल्तुतमिश के टाइम में हो गई थी। इल्तुतमिश ही ने इसको एक जमालुद्दीन नाम का एक का जब मंगोल था, उससे इल्तुतमिश ने खरीदा था बलबन को। तो आमिर हाजिब, सरदारों का जो चालीसा संगठन है उसमें एक अच्छा पद था आमिर हाजिब, मतलब सुल्तान का प्रधानमंत्री। उस पर बलबन की नियुक्ति हो गई। नजमुद्दीन वजीर था, नायाब कुतुबुद्दीन, सब कुछ सही चला था। ना तो अलाउद्दीन मसूद शाह बिठाने बैठे थे। लेकिन बलबन देखिए अपनी योग्यता के दम पर इसने इल्तुतमिश के टाइम ही चालीसा में अपनी जगह बना ली थी। अब योग्यता कूटनीति की और प्रशासनिक चातुर्य इसमें कूट कर भरा हुआ था। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बलबन के बारे में चर्चा करेंगे तो इसके बारे में देखेंगे। तो योग्यता तो थी, कैपेबिलिटी तो थी। तो ये बात ये समझ रहा था कि ये संघर्ष चल क्यों रहा है, संघर्ष की मेन जड़ क्या है। संघर्ष की मेन जड़ है पावर किसके पास है? सेना के पास। और सेना को कंट्रोल कौन कर रहा है? चालीसा। तो यदि अगर हम सेना को कहीं मिसगाइड कर दें तो चालीसा की पावर कहीं ना कहीं डोमिनेट हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, ये संघर्ष करवाता कौन है?
षड्यंत्र रचकर तो उन्होंने दरबारी षड्यंत्र रचते हैं। यदि दरबारी का भी माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए तो यदि एक पास रहेंगे नहीं, आपस में रहेंगे नहीं तो बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो अपने विचार नहीं व्यक्त करेंगे, और विचार नहीं व्यक्त करेंगे तो षड्यंत्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं आएगी। तो इसी ने बलबन ने क्या किया, दोनों तरफ है, प्रधानमंत्री तो था ही, मतलब इसकी भी चलती थी, तो इसने सैनिकों को और हमेशा दरबारियों को कहीं ना कहीं बिजी रखा। इसको कहीं किसी ना किसी अभियान में भेज देते थे, इनको कोई ना कोई काम सिखा देते थे, ये करवाओ वो करवाओ वो करवाओ। तो इससे क्या हुआ कि सैन्य संगठन भी बिजी रहा और दरबारी बिजी, कोई षड्यंत्र रच पाया और संघर्ष की स्थिति ने। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि बहराम शाह से कंपैरेटिवली अलाउद्दीन मसूद शाह का 4 साल का जो पीरियड था काफ़ी शांतिपूर्वक गुजरा। अब इससे के बाद क्या हुआ, देखिए परफॉर्मेंस अच्छा है, रिकॉर्ड अच्छा मेंटेन हो रहा है कि भले शांति से आपकी सरकार में किसी तरह का कोई भी अनहोनी नहीं हो रही है, तो आपके अंदर पावर तो है, मतलब कैपेबिलिटी तो है। तो इससे क्या हुआ, बलबन जो चालीसा के सरदार थे उनका विश्वास जीत रहा था, जितने भी दरबारी थे विश्वास जीत रहा था, सुल्तान का भी विश्वास जीत रहा था। धीरे धीरे इसकी भी पावर में वृद्धि हो रही थी। ठीक, एक स्थिति आ गई कि इसने सभी दरबारियों को अपने पक्ष में कर लिया। ज़्यादा चीज़ें सुनने वाली हैं, आपको नोट करने वाली नहीं है, बस समझ लीजिए, जो चीज़ आपको याद करने वाली है उसको आप नोट कर लीजिए। तो बलबन ने धीरे धीरे सारे दरबारियों को, सारे सरदारों को अपने पक्ष में कर लिया। उनका मानना कि बलबन अगर कोई भी काम करेगा तो प्रॉपरली अच्छे वे में कर देगा। तो यहाँ से स्थिति ये आ गई कि बलबन पे सभी विश्वास करने लगे, लेकिन बलबन के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। उनका टारगेट तो था अलाउद्दीन मसूद शाह। उसने क्या किया कि सारे तुर्की अमीरों को अपने पक्ष में कर लिया, सैन्य संगठन दरबार भी इसके पक्ष में है। तो इसने क्या किया, बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से उतार दिया, उसको हटाकर अपने एक नए नुमाइंदे को गद्दी पर बैठा ला, क्योंकि चालीसा का कंट्रोल अब कुल मिला के इनडायरेक्टली बलबन के हाथों में ही आ गया। तो मसूद शाह को हटाकर 1246 में एक नए बंदे को बैठाया, नासिरुद्दीन महमूद। ये इल्तुतमिश का पुत्र था, नासिरुद्दीन महमूद, इसको गद्दी बैठाया। अब देखिए, अलाउद्दीन मसूद शाह तो अलाउद्दीन महमूद बहराम से तो पूरी चालीसा की बात मानते थे, लेकिन ये अब ऐसा कैरेक्टर बनाया है कि इनडायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्ट रूप से बलबन के कंट्रोल में था, क्योंकि बलबन ने ही इसको बनाया था। ठीक है, तो बलबन ने 1246 में नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में पढ़ने के लिए कि कैसे कैसे बलबन। अब देखिए, मेन टॉपिक नहीं है, मेन टॉपिक नसरुद्दीन महमूद नहीं है, मेन टॉपिक है बलबन की शक्ति कैसे वृद्धि हो रही है, कैसे एक छोटा सा गुलाम इल्तुतमिश के टाइम पे भर्ती होता है, सर चालीसा के मैं अपनी जगह बनाता हूँ, अब आमिर हाजिब बनकर चालीसा का हेड बनते हुए सुल्तान की गद्दी पर बैठेगा। ओके, तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो स्टार्ट करेंगे। उसके आगे नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र था, जो बलबन, जिसको इनडायरेक्टली अगर ये कहा जाए कि जिसको बलबन ने सुल्तान बनाया था, अब वो गद्दी पर बैठा। ठीक, 1246 से लगभग 1265 तक, लगभग 20 साल, मोटे तौर पर देखें तो लगभग 20 साल तक वो गद्दी पर बैठा था, 1246 से 1265 तक। तो इस टाइम पे गद्दी पर बैठा कौन बैठा, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। ओके, तो देखिए इसके बारे में क्वालिटीज़ देखिए। नासिरुद्दीन महमूद एक संत स्वभाव का इस व्यक्ति था, एक संत स्वभाव का व्यक्ति था। उससे ये कहते हैं प्रशासनिक और सैन्य, प्रशासनिक और ये राजनीतिक कार्यों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, इसको ये एक संत स्वभाव का व्यक्ति था और ये इसको प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और ये एक धार्मिक, इसको ज़्यादातर व्यक्ति धार्मिक कार्यों में बीतता था, धार्मिक कार्यों में बीता इसका काम, अक्सर ये नमाज अदा करता है या धार्मिक कार्य करता रहता था। तो इसे अपने कुल मिला के शासन बनने का कोई, सुल्तान बनने का कोई शौक नहीं था। उसने कहा भैया तुम ले बलबन, चाहे इसे शासन करे और चाहे चालीसा शासन करे, चाहे तुर्क शासन करे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, जिसको जो करना हो करे, मुझसे बस साइन कराने मेरे पास आ जाना, मैं साइन कर दूंगा आँख बंद करके। ठीक, तो इससे क्या हुआ, तो चालीसा के तो और पर निकला है, वो तो अपने बलबन
कुल मिला के हर तरह से पूरा शासन को कंट्रोल करने लगा। तो इसीलिए ये कहा गया कि ये 20 साल कुल मिला के संघर्ष पूरी तरह समाप्त हो गया। संघर्ष क्यों समाप्त हो गया? अगर ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पूछा जाता है कि चालीसा और दिल्ली के सुल्तान में संघर्ष समाप्त किस प्रकार हुआ, तो उसमें सुल्तान ने सरेंडर, उसमें ये कहना कि कहते हैं कि चालीसा विजय हुए, चालीसा विजय नहीं हुए थे, सुल्तान ने सरेंडर खुद ही कर दिया था। अब देखिए यहाँ नासिरुद्दीन महमूद लड़ना ही नहीं चाहता, यानी कि वो तुर्कों को विरोध करना ही नहीं चाहते, कुल मिला के सुल्तान बनना ही नहीं चाहते, तो किस बात का विरोध करेंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि चालीसा अपना शासन करता रहे। अब देखिए ये इसके स्वभाव के बारे में कहा जाता है, ये इतना शांत स्वभाव का, इतना सज्जन स्वभाव का व्यक्ति था कि एक बात और समझ लीजिए, 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया था। ठीक, उधर बहराम शाह के बहन से ऐतगी ने भी शादी कर ली थी, और उधर बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया था। कुल मिला के अपना दामाद बना लिया था नासिरुद्दीन महमूद को। और इसीलिए और जब ये बलबन ने 1249 में अपनी पुत्री का विवाह किया तो उससे दो फायदे हुए। उल्लुक खां की उपाधि मिली थी, महमूद ने दी थी, उल्लुक खां की उपाधि दी थी, और दूसरा नायाब एवं मलिकत का पद भी दे दिया था। मतलब पूरी पावर बलबन के पास आ चुकी थी। ये बात समझने वाली 1249 में। तो ये नासिरुद्दीन महमूद इतना कहा जाए संत स्वभाव का व्यक्ति था। एक बार कहा जाता है कि इसकी रानी रसोई में खाना बना रही थी, स्वयं खाना बनाती थी, तो उसका हाथ जल जाता है। ऐसी किंवदंतियाँ बताई गई, मतलब कहानी टाइप की है। तो उसकी रानी खाना बनाए थे और उसके हाथ जल जाता है, तो वो रानी नासिरुद्दीन महमूद से कहती है कि एक दासी, एक नौकरानी अरेंज कर दीजिए जिसके कारण वो खाना बनाया जा सके। तो नासिरुद्दीन महमूद कहता है कि नहीं, मैं जो राज्य का धन है उसका ट्रस्टी हूँ, उसको अपनी स्वार्थ के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकता, ऐसा बताया गया। तो इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जब नासिरुद्दीन महमूद मना कर देता है अपनी रानी से कि मैं नौकरानी नहीं रखूँगा, मैं शासन के धन का दुरुपयोग नहीं करूँगा या अपने हित में प्रयोग नहीं करूँगा, तो इससे ये देखिए एक कहानी कुल मिला के एक कहा जाए ऑक्सीमोरन टाइप की है, मतलब अतिशयोक्ति है, लेकिन इससे एक बात क्लियर होती है कि नासिरुद्दीन महमूद दिखावे का जीवन नहीं जीता था, बिल्कुल सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाला व्यक्ति था। तो स्वभाव के बारे में शांत, और इसके स्वभाव के बारे में कई राइटर्स लिखते हैं, जैसे मिनहाजुद्दीन सिराज लिखते हैं, इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। और उन्होंने अपनी बुक एक लिखी है, सुल्तान कहा है, अपनी बुक लिख दी है तबकाते ए नासिरी, ये इसी नासिरुद्दीन महमूद पे ही लिखी है। ठीक है, दिल्ली का तो सुल्तान। और कई राइटर्स हैं जैसे ईसामी इसके बारे में लिखते हैं कि सुल्तान तुर्कों की पूर्व आज्ञा के अपनी कोई राय व्यक्त नहीं करते थे। ठीक है, ये कहा गया, ईसामी ने कहा है नासिरुद्दीन महमूद के विषय में कि सुल्तान तुर्कों की पूर्व आज्ञा के अपनी कोई भी राय व्यक्त नहीं करते थे, ना तो अपने पैर हिलाते थे, ना तो खाना खाते थे, ना पीते थे और ना ही सोते थे। मतलब तुर्कों की पूर्व आज्ञा कुछ भी नहीं करते थे। एक बार फिर से ईसामी ने नासिरुद्दीन महमूद के विषय में लिखा है कि सुल्तान तुर्कों की पूर्व आज्ञा के अपनी कोई राय नहीं देते थे, ना तो खाना खाते थे, ना ही पीते थे, ना ही सोते थे और ना ही पैर हिलाते थे। ठीक, समरी समझ में आनी चाहिए। और फिर एक राइटर हैं निज़ामी हैं, इन्होंने लिखा है इसके बारे में कि पूर्ण आत्मसमर्पित सुल्तान था। ठीक, पूर्ण आत्मसमर्पित सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद, पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित सुल्तान था। ये तो हो गई इसकी बात, ये तो पूरी प्रशंसा वाली बात हो गई। अब देखिए नासिरुद्दीन महमूद कहा जाए स्वभाव तो उसका शांत था, लेकिन एक समझदार व्यक्ति था। नासिरुद्दीन महमूद एक समझदार व्यक्ति था, और वो संभव असंभव में अंतर समझता था। इतना समझदार था कि वो संभव और असंभव में, या पॉसिबल है कि नहीं इम्पॉसिबल, इन दोनों में अंतर समझ रहा था।
ठीक है। इसीलिए उसने कभी भी तुर्कों को चैलेंज नहीं किया, तुर्कों की का जब मोनोपोली को चैलेंज करने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि अभी रज़िया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, ये सब हटाए गए हैं, मेरा भी पत्ता कट जाएगा, तो चुपचाप शांति से बैठे रहो, जो हो रहा है उसको देखते हैं, कौन हमारे कंट्रोल में, कौन, बस हमारे तो साइन ही हो रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि 20 सालों तक टिका रहा। इसने कभी भी तुर्कों की वैमनस्यता को चैलेंज नहीं किया, तुर्कों की मोनोपोली को चैलेंज करने की कोशिश ही नहीं की, शांति से जो चल रहा है उसे चलने दिया। तो शांति से 20 साल इसके कटे, लेकिन लास्ट में 1265 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1265 में ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई नसीरुद्दीन महमूद की। और इसके मसूद के दो व्यू आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बीमारी से मर गया था, और कुछ लोग कहते हैं कि बलबन ने, अब बलबन का पूरा कंट्रोल आ गया था शासन पे, तो बलबन खुद सुल्तान बनने की सोच रहा था, इसीलिए बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद को मरवा दिया। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी समरी तौर पर हम लोग ने बहराम शाह देखा, अलाउद्दीन मसूद शाह देखा, और यहाँ पे हम लोग नसीरुद्दीन महमूद देखा। मैंने कहा था सभी राइटर्स के, सभी राजाओं के बारे में, सभी सुल्तानों के बारे में डीपली पढ़ने में कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं पढ़ाऊँगा, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, और इसके बाद बलबन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका पढ़ाऊँगा। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह इस पर ख़त्म होते हैं। अब देखते हैं, तो नसीरुद्दीन महमूद शाह का कोई पुत्र नहीं था, तो ये लास्ट शमशी वंश का लास्ट शासक कहा जाता है। पूछा जाता है कि शमशी वंश का लास्ट शासक कौन था, तो शमशी वंश का लास्ट शासक था नसीरुद्दीन महमूद। कितने सुल्तानों ने शासन किया, तो रज़िया सुल्तानों की गिनती नहीं की जाती, वो एक महिला थी। तो कि ये क्वेश्चन पूछे कितने राजकुमारों ने शासन किया, तो 5 राजकुमारों ने शासन किया। काउंट करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से थे। शमशी राजवंश, इलबारी जाति थी, और शमशी राजवंश था ये इल्तुतमिश का। ठीक, यहाँ पे अब देखिए प्रथम इलबारी वंश समाप्त हो रहा है। मैंने 3 भागों में बांटा था सल्तनती सल्तनत को, तो प्रथम गुलाम वंश जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक माना गया, दूसरा प्रथम इलबारी वंश जिसमें हम लोगों ने इल्तुतमिश से नसीरुद्दीन महमूद तक पढ़ा। अब द्वितीय इलबारी वंश, इसके बारे में बलबन से हम लोग पढ़ेंगे, 1265 से 1290 तक चलेंगे। तो इसके बाद हम लोग बलबन को स्टार्ट करेंगे। बलबन देखिए थोड़ा समरी तौर पर समझ लेते हैं। पूरी पावर थी, 1249 में अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया था, तो इसके कारण अब बलबन के पास सारी पावर्स आ गई थी। बलबन के साथ पारी, चलिए समझने को यहीं पे देखते हैं। 1265 के आसपास बलबन सत्ता में बैठा, तो अब सत्ता में जब सुल्तान बनता है, इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसके राजनीतिक कैरियर पे डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रीव्यू देखने की कोशिश करते हैं, आगे जब पढ़ने से पहले हम लोग उसका प्रीव्यू देख लें कि इसने अभी तक किया क्या क्या था। तो जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में अभी बता चुका हूँ, इल्तुतमिश ने जमालुद्दीन या जलालुद्दीन ऐसा कोई मुगल था, वो मंगोल था, उससे इल्तुतमिश ने खरीदा था। 40 के दर में अपनी योग्यता पर इसने जगह बना, और धीरे धीरे प्रमोट होते 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 नायब के पद तक पहुँच गया, और नायब के पद पर एक तरह से सुल्तान का राइट हैंड किया। अब तो वो सुल्तान बन गया 1265 में। लेकिन हुआ कैसे ये सब? क्या सुल्तान बनना इतना आसान था, या सुल्तान बनने के बाद चीज़ें आसान हो गई? ना, दोनों कंडीशन गलत थी। सुल्तान ये इतनी आसानी से नहीं बना, इसका भी विरोध हुआ, और सुल्तान बनने के बाद भी इसने बहुत सारी समस्याओं को समाधान, बहुत सारी समस्या अपने आप देखी। क्योंकि देखिए समझिए एक बात को, इल्तुतमिश के बाद लगातार लगभग, मैंने कहा इल्तुतमिश के बाद लगभग 30 ईयर्स का आप राउंड ऑफ पे ले लीजिए, तो एक संघर्ष की स्थिति चलती रही, विरोध होता रहा। ना तो सैन्य स्थिति पर एक ऐसा कंट्रोल आया कि राज्य आगे बढ़ सके, हमेशा विद्रोह होते गए। इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे वो दुर्बल रहे, तभी तुर्कों ने इतना अपना संघर्ष किया। इससे क्या हुआ, एक स्थिर सरकार नहीं मिली, एक स्थिर शासन नहीं मिला। उससे रिजल्ट ये हुआ कि राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, प्रशासनिक स्थिति भी बिगड़ गई। सारे छोटे मोटे राजा थे वो विद्रोह करने लगे थे, जिसको देखो वही अपनी नई दुकान खोले बैठने की कोशिश कर रहा था। तो ये सब स्थितियाँ तब आ रही जब बलबन सुल्तान बन गया है। उधर बलबन का छोटा भाई किशलू खां मंगोलों को ले आता है आक्रमण करने के लिए, उनसे बलबन निपटता। अपने ही विरोधी जो बलबन को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, उनसे बलबन जीतता। उसके बाद जो हिंदू राजा होते हैं वो भी
विरोध करते हैं, उनसे बलबन निपटता है। ये सब कंडीशंस हो रही थी बलबन के सुल्तान बनने के बाद। ये सब इन सब पॉइंट पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं ये सुल्तान बनने के पहले इसके क्या क्या हुआ। तो अब देखते हैं, इसको हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे अलाउद्दीन मसूद शाह से। अलाउद्दीन मसूद शाह के इसको एक अच्छा पद मिल गया। उसके बाद इसने नसीरुद्दीन महमूद को बैठाल दिया। नसीरुद्दीन महमूद को बैठालने के बाद यहीं से इसका मेन पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ। तो नसीरुद्दीन महमूद से लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करते हुए नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नसीरुद्दीन महमूद मतलब 1246। तो मैंने बताया बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद को बैठाल दिया था गद्दी पर, सारी पावर उसके पास है। और 1249 में इसने क्या किया, अपनी बहन का, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था नसीरुद्दीन महमूद से। उससे दो फायदे हुए थे, उल्लूक खां की उपाधि नसीरुद्दीन महमूद ने इसको दी थी और नायाब ए ममलिकत का पद मिल गया, सारी पावर इसके पास आ गई। तो अब इसने भी यही काम किया, बलबन ने भी सैन्य संगठन को डाइवर्ट कर दिया, दरबारियों को भी अपने काम में लगा दिया और धीरे धीरे जो चालीसा के जितने भी सरदार थे या जितने भी तुर्क थे उनको अपने फेवर में लेना शुरू किया, धीरे धीरे अपने फेवर में लेना शुरू कर दिया। ये बात पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी स्थिति इतनी पावरफुल हो गई, सुल्तान की इतनी पावरफुल स्थिति हो गई। इससे क्या हुआ, सभी लोग, कुछ तुर्की लोग इससे ईर्ष्या करने लगे। आपकी पावर बढ़ेगी तो ईर्ष्या करेंगे, तो लोग ईर्ष्या करने लगे। एक कहावत भी कही जाए कि एक लाइन भी है, डायलॉग है, काफ़ी पुराना है, याद आया मुझे, कि जब लोग आपकी बुराई करने लगे तो समझ जाओ तरक्की कर रहे हो। तो यही हुआ, बलबन की भी बुराई होना शुरू हो गई। तो बलबन की जब बुराई हुई तो अब दो संगठन बनना है। देखिए, बलबन के अगेंस्ट दो संगठन बने। एक तो तुर्की जो उसके विरोध में थे और एक थे मुसलमान। और इनका जो हेड था वो था रेहान, कहीं कहीं रायहन भी लिखा है, रेहान और कहीं कहीं रायहन भी लिखा है। तो ये दोनों मिल गए और इन्होंने सुल्तान को, नसीरुद्दीन महमूद को कहा जाए मिसगाइड करना शुरू किया। बलबन ऐसा है, बलबन वैसा है, उसके बारे में उल्टा सीधा भरा। तो बलबन को सुल्तान ने अपदस्थ कर दिया, इसको पद से हटा दिया। इसके बाद क्या हुआ, पद से हटा तो दिया गया और अब बना 1200 सुल्तानाया, इसको पद मिल गया, रेहान को पद मिल गया। याद रखिएगा ये एक भारतीय मुसलमान है, मतलब एक हिंदू मुसलमान। हिंदू पहले, इसका धर्म पहले हिंदू था, कन्वर्ट हो गया, मुसलमान धर्म इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। रायहन। तो अब ये 12 ज़्यादा इसका टाइम पीरियड नहीं चला, 1252 से 1253 तक इसने शासन किया, कंट्रोल किया। लेकिन अभी तुर्कों ने इसको रिप्लेस तो कर दिया, लेकिन तुर्की ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक भारतीय मुसलमान नायाब के पद पर बैठ रहा है और उन पर सत्ता चला रहा है। तुर्की ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। तो फिर तुर्कों ने अपना सिक्का पलट दिया, उन्होंने बलबन को पुनः बुला लिया, कहते हटाओ, ये नहीं चलेगा, बलबन को वापस लेके आओ और रेहान को हटाओ रास्ते से। तो बलबन ने रेहान को अपदस्थ करते हुए फिर से, क्योंकि सुल्तान तो सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए बैठा है, सारी डिसीजन तो चालीसा ले रही, तो चालीसा में तुर्क थे, ठीक। तो तुर्कों ने एक बार फिर से रेहान को रिप्लेस करते हुए बलबन को वापस लिया। यहाँ पे बलबन वापस आ गया। तो यहाँ बलबन वापस तो आया, लेकिन रेहान का क्या हुआ, रेहान को पहले बलबन ने, अब बलबन के पास सारे पावर आए, तो उसने रेहान को पहले भेजा बदायूं और फिर भेजा बहराइच में इसकी हत्या करवा दी। रेहान की हत्या करवा दी, रास्ते से ही पूरी तरह डिसमिस कर दिया केस, ठीक। अब रेहान के बारे में थोड़ा सा देखिए, मैंने कहा ये भारतीय मुसलमान था, मतलब, और कुछ लोग राइटर ऐसे भी लिखते हैं कि ये पहले हिंदू था और उसने अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गया था। तो इसके देखिए कई नाम इसके बताए जाते हैं, नाम देखिएगा, कई का एग्जाम पूछ लिए जाते हैं। इसके बोला था धर्मच्युत हिंदू, मतलब कि धर्म जो हिंदू धर्म से हटा दिया गया हो, धर्मच्युत हिंदू। और शक्ति का अपहरण करता, राज्य को हड़पने वाला, ये सब उसकी निंदा की गई।
ठीक है। देखिए एक राइटर वर्ग इसकी निंदा कर रहा है, इसकी बुराइयां कर रहा है कि इसने कहा जाए धर्मच्युत हिंदू कहा गया, राजशक्ति को हड़पने वाला, शांति का अपहरण करता है, राज्य का अपहरण करता है, इस तरह उसको नाम दिया गया रेहान को। लेकिन दूसरा इतिहासकारों का वर्ग है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। उसमें वो कहते हैं कि रेहान ने क्या गलत किया। यही तो अभी तक दिल्ली सल्तनत में होता आया था कि एक को पद से हटाओ, उसका पदपात कर लो। उसने भी सुल्तान के विश्वास को जीता और बलबन को पद से हटा के खुद सत्ता में आया। तो उसने कुछ गलत तो नहीं किया, तो उसको इस तरह की उपाधि देना उचित नहीं है, ऐसा उन्होंने लगा। एक मतलब रेहान के रेफरेंस में इतिहासकारों में मतभेद है। एक इतिहासकार उसकी बुराई की निंदा करते हैं और दूसरे इतिहासकार उसको सकारात्मक व्यू में लेते हैं कि रेहान ने कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। उसने मौके का फ़ायदा उठाया, सुल्तान को अपने पक्ष में लिया, तुर्कों को अपने पक्ष में लिया और फिर बलबन को रिप्लेस कर दिया। ठीक, लेकिन वो बात अलग की है। बलबन वापस तो फिर पावर में आता है और अपने रेहान को रास्ते से हटा देता है। लेकिन अब यहाँ एक बात समझने वाली, अब देखिए बलबन रिटर्न है बलबन पार्ट 2 रिटर्न है। ठीक है, अब जब बलबन आया नहीं, उसे बुलाया गया है, तो अब ये भाव भी खाएंगे, भाव खाएगा। तो बलबन कहते हैं कि अब मैं आया नहीं हूँ, मुझे मेरी काबिलियत के लेके बुलाया गया है, तो ऐसे नहीं आऊँगा। ये कहते हैं मुझे पहले छत्र दो। छत्र जो सिर्फ सुल्तान का प्रतीक होता है, सुल्तान का प्रतीक था। उसने कहा पहले मुझे सुल्तान ये छत्र दें तभी मैं वापस आऊँगा। तो सुल्तान ने कहा ठीक है बेटा ले लो, लेकिन आओ तो हमारी संभालो, तो क्योंकि मुझे तो धार्मिक कार्यों से फुर्सत नहीं मिलती है और शासन पे संभालेगा कौन, तो संभालो आके। तो अब बलबन ने कैप्टेंसी ले ली। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, बलबन फिर पावर में आ गया। पावर में आने के बाद उसने 3 काम किए मेन लोग। नसरुद्दीन महमूद के होते होते 3 काम किए। देखिएगा 3 काम, ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समरी के तौर पर देख लेते हैं इसका पॉलिटिकल कैरियर नसरुद्दीन महमूद समय। इसने तो पहले जो विरोधी तुर्क थे उनको साइड में किया विरोधी तुर्क थे, इनसे जो तुर्क जिसने रेहान का साथ दिया था उनका दमन किया और साथ ही साथ रेहान का भी दमन किया। पहला काम इसने ये किया। ठीक, फिर मंगोलों का भी दमन किया। मंगोलों को अपनी कूटनीति से ही उससे पराजित किया, युद्ध नहीं लड़ा, अपनी कूटनीति से उनको पराजित कर दिया। तीसरा क्या किया, जो हिंदू राज्य थे विद्रोह कर रहे थे उनको भी शांत किया। ये 3 कहा उसने नसरुद्दीन महमूद के होते होते कर लिए थे। अपनी तुर्कों जो गद्दार था उसकी पार्टी, जो उनके संगठन में गद्दार थे उनको रास्ते से हटाया। ठीक, रेहान का भी काम तमाम किया, बहराइच में उसको वध करवा दिया। मंगोलों को अपनी कूटनीति से, अब अपने प्रशासनिक चातुर्य से किशलू खां, अनुज था उसका किशलू खां, ये बलबन का अनुज था, चचेरा भाई था बताते हैं किशलू खां, वो लेकर आया था। शायद हबीब खां ऐसे कुछ था, मंगोल उस समय लीड कर रहे थे, तो मंगोलों को लेके आया था, लेकिन बलबन ने उसको पराजित किया। हिंदू राज्यों को जैसे मेवाती हैं, काटेहर हैं और कई राजा ऐसे थे जो विद्रोह कर रहे थे, उनको अपने राज्य में मर्ज कर लिया, उनके विद्रोह को शांत किया। लेकिन एक बंगाल ऐसे एक शासन था, बंगाल ऐसा शासन था जिसने 2 बार विद्रोह किया 2 बार विद्रोह किया, दोनों बार बलबन ने दमन किया। लेकिन तीसरी बार अरशल खां था, उसने विद्रोह किया और स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। तो नसरुद्दीन महमूद ने कहा ठीक है ले जाओ, बंगाल को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान बंगाल को स्वतंत्र शासन किस राजा ने घोषित किया था? तो नसरुद्दीन महमूद ने बंगाल को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। ठीक, तो इसी में हम लोगों ने नसरुद्दीन महमूद और नसरुद्दीन के टाइम पीरियड में ही बलबन के कार्यशैली को डिस्कस किया। ओके, कैसे बलबन इल्तुतमिश के टाइम पे आता है और जब पावर में जो पॉलिटिकल कैरियर शुरू होता है वो अलाउद्दीन मशहूद शाह का टाइम शुरू होता है, जब उसे अमीर जब को प्रधानमंत्री पद पर बन जाता है, अमीर हबीब पद पे बन जाता है, तो उसकी शक्ति में विस्तार होता है। धीरे धीरे तुर्कों को अपने फेवर में लेता है। तुर्कों को फेवर में लेने के साथ ही साथ अब उसने अलाउद्दीन मशहूद शाह को हटाकर नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाला। नसरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था,
ना तो धारण का ना तो प्रशासनिक कार्य में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता था, तो सारी पावर आ गई बलबन के पास। बलबन को भी रिप्लेस करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बलबन रिटर्न करके वापस भी आ गया, रेहान को रास्ते से हटाया। इस तरह यहाँ पर नसीरुद्दीन महमूद बंगाल को स्वतंत्र शासक घोषित करते हुए, और यहाँ से नसीरुद्दीन महमूद का चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि थोड़ा सा आज का वीडियो मेरा डिस्टर्ब रहा, मैंने लिखने की कम कोशिश की, तो क्योंकि टाइम कम है मेरे पास, तो और रेगुलर वीडियो अपलोड करना पड़ता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने की। जैसे ही मेरा पुराना रूटीन वापस आएगा, मैं कोशिश करूँगा फिर से प्रॉपर वे में चलूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बलबन पे ही पूरा कंसंट्रेट होगा, पूरा वीडियो बलबन के ही पूरे जीवन काल पे हम लोग चर्चा करेंगे। किस किस तरह ये जो 3 पॉइंट्स हैं, किस किस तरह उसने जीते थे, उसकी राजस्व नीति क्या थी, उसके बारे में क्या क्या बताया जाता है, सारे पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे उसने अपनी पैबोस, सचदाव पैबोस, नवरोज उत्सव, ये सभी पॉइंट्स जो अकबर अक्सर वन वर्ड लाइन में लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन पैबोस का मतलब नहीं जानते, सजदा का मतलब नहीं जानते क्या होता है, किस तरह की ये प्रथाएँ थीं। हंसने पर रोक लगा दी थी अपने दरबार में, एक यूनिफॉर्म दरबारियों के लिए अलॉट कर दी थी। ये सब पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बलबन का कार्यकाल, कैसे उसने तुर्कों को भी ठीक है चालीसा का दमन किस प्रकार किया, इन सब पॉइंट्स पर चर्चा करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट वीडियो, तो बने रहिए मेरे साथ। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अपनी राय अवश्य दीजिए, कोई कमी हो तो अवश्य बताइए। आज का वीडियो थोड़ा सा मैंने जल्दी बनाया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा और थोड़ा सा टाइम लेते हुए आराम से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए